बस मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक और ब्रेव सेलर सीरीज लेके आए हैं जहां पे हम अभिषेक सर के साथ बात करेंगे और इनका स्टोर नेम अभी बुक्स है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने अपना ऑनलाइन जर्नी कब स्टार्ट किया और ये अपने ऑनलाइन जर्नी के एक्सपीरियंस से कैसे खुश हैं या फिर वो कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है। एक्सपीरियंस के हिसाब से ये फ्यूचर में कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे इस कुछ चंद मिनटों में, तो बने रहिएगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस बिग फैक्शन इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपने ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आपसे ये एक ही सवाल है, आपने ई कॉमर्स जर्नी किस ईयर में शुरुआत किया, कब शुरू किया मैंने आपने? लॉकडाउन एंड में करा था 2021 में। अच्छा, 21 के एंड में किया था आपने। हाँ, तो क्या क्या रीजन था कि आपने अपना ऑनलाइन जर्नी शुरू किया, मतलब किस रीजन से आपने लगा कि चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं काम? मतलब पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगता था, तो मैंने कहा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, घर बैठे अपना है ही। तो अच्छा, हमने तो फिर अभी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया आपने? हाँ, अभी 12th ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं अभी। ओके, ओके, कांग्रेचुलेशंस। तो बट एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे बोला कि ठीक है, आपको बिजनेस करने का मन था, ई कॉमर्स के बारे में आपने कुछ रिसर्च किया या किसी के बारे में जाना या किसी का बिजनेस देखे, तब आपको आइडिया लगा कि चलो ई कॉमर्स शुरू करते हैं, ये मतलब नहीं, कि हाँ, मेरे डिसीजन इधर बनाना मुश्किल मेरे होता है, तो डिसीजन पे कैसे आए? मेरा मेरा जो एरिया था ना, उसमें 2-3 सेलर थे मेरे अच्छा, रिलेटिव में, जान पहचान के, तो मैं उनके थ्रू आ गया। अच्छा। तो जब तक नहीं कर रहा हूँ। सो शुरुआती नॉलेज उनसे ही लिए आप ना, कि फिर आपने उनको देख के मोटिवेशन लिया तो आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया उसको देखना कि मैंने कैसे? उनको देख के अपना थोड़ा बहुत नॉलेज लिया, फिर अपना भी नॉलेज जमा करा मैंने, फिर ओके, स्टार्ट करा। अभी आप बता सकते हैं अभी आप किस किस पोर्टल्स पे हैं? मैं अभी अमेजोन पे हूँ, फ्लिपकार्ट पे हूँ। अब मीशो पे हमारा ट्राई चल रहा है क्योंकि इसमें जीएसटी लगती है, विदाउट बुक्स में तो है नहीं पॉसिबल। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे हैं आप, सही। मीशो पे अभी जाने वाला हूँ, गए नहीं। अच्छा, मीशो पे आप जाने वाले हैं। तो बुक से कैटेगरी है तो सभी को पता है कि यहाँ पे जीएसटीएन नहीं लगता है। तो क्या हाँ, यही रीजन था कि आप बुक्स की कैटेगरी में गए या फिर कुछ और रीजन था बुक्स से कैटेगरी में जाने का? इजीली मेरा अकाउंट बन गया था उस टाइम पे, जी। तो नया सेटअप था विदाउट मेरे जो जीएसटी वगैरह थी नहीं उस टाइम पे मेरी। तो मैंने ऐसे स्टार्ट करा था, तो धीरे धीरे नॉलेज होती गई, फिर अपना देन जीएसटी अब लेने वाला हूँ मैं। ओके, ग्रेट। सो जैसे कि आपने पैन कार्ड से अपना शुरू किया, तो आपने पर्सनली पैन कार्ड से अपना बिजनेस शुरू किया होगा, करेक्ट ना? हाँ, तो yes, yes, वहां पे जब आपने बिजनेस शुरू किया, आपने बोला कि क्योंकि इसमें नहीं लगता है, तो एक एक हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स की इन्वेंट्री या बुक्स के एसक्यू हम बोले लाखों में है ना? हाँ, नो, करोड़ों में। करोड़ों में, एग्जैक्टली exactly। तो कोई हाँ, नॉवेल है, कोई हाँ, सीबीएसई से रिलेटेड है, कोई आईसीएसई है, हाँ, कोई अलग बोर्ड से है, हाँ, कोई कॉम्पिटिशन हाँ, के हर एक तरीके वो का। तो है। तो इतने सारे बुक्स की क्वांटिटी में आपने कैसे सोचा कि मैं इसमें से मैं कौन सा सेल करूंगा या मैं इसको सेल करता हूँ? ये काफी मुश्किल डिसीजन नहीं रहा होगा कि आपने इजीली कर लिया इसको? एक्चुअली मेरे जो घर के पास में जो एक पब्लिशिंग थी, मनोज पब्लिकेशन, मैंने वहां से बुक वगैरह पहले परचेजिंग इनवॉइस जो लिए लेना चालू करा, तो मैं 2-3 महीने वहीं से लेके चालू करा था मैंने। तो हाँ, उस टाइम मैं बच्चों की किताबें बेचता था, 300-400 वाली। अब मैं मेडिकल लाइन में आ गया हूँ, मेडिकल की किताबें बेचता हूँ। मेडिकल बुक सेल करते हैं, तो बुक्स की सिलेक्शन आप वही पब्लिकेशन से करते हैं कि आप धीरे कुछ कुछ वेंडर्स आपने बनाना शुरू किया, वेंडर्स को आप सेलेक्ट करते हैं, वहां से आप बुक्स लाते हैं? हाँ, एक्चुअली फिर धीरे धीरे नॉलेज होती गई, तो दरियागंज में गया, हमारी जी। दिल्ली का सबसे बड़ी मार्केट है। फिर वहां से मैंने सीबीएस वगैरह, अटलांटिक, इन सब पब्लिकेशनों से बात करी, फिर इनसे मैंने माल लेना चालू कर दिया। ओके, तो जब अभी आप बता सकते हैं अभी कितने क्वांटिटी ऑफ बुक्स अभी तक आप सेल कर चुके होंगे टिल डेट, एवरेज नंबर? एवरेज नंबर तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो जैसे कि बुक्स की क्वांटिटी पे आप बात किए कि आपको इतना ज्यादा सेल किया कि शायद आपको नंबर्स अभी नहीं पता है, बट हाँ, क्योंकि आपने ये सब पे स्टार्ट किया, तो आपके हाँ, लिए हाँ। कौन सा पोर्टल लगा आसान है? अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कौन सा पोर्टल आपको लगा कि इसमें वर्क करना इजी है? अमेज़न पोर्टल आसान लगा। फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि अमेज़न में हम बिल वगैरह अपलोड करवा के अपना अकाउंट स्टार्ट करवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट में अगर एक बार सस्पेंड हो गया, तो सस्पेंड ही रहेगा, चाहे कितना भी मेल कर लो आप, चाहे कितना भी रिस्पॉन्स ही नहीं आता उनका। और सबसे मेन, इनका 24 घंटे कॉलिंग अवेलेबल रहती है, कोई भी डाउट रहता है नहीं तो पूछ सकते हैं कॉल पर। फ्लिपकार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये तो आपने बात किया अमेजोन पे, सही है।
बुक सेल करते हैं आप, तो बुक्स की जब हाँ ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, तो पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हाँ पैकिंग हाँ ऐसा हो कि बुक्स मुड़े नहीं, बुक्स के पेजेस ना हाँ फटे, क्योंकि अगर ये हाँ सब कुछ भी डैमेज के अंदर शो होता है, तो कहीं ना हाँ कहीं कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं कि यार बुक सही कंडीशन में या न्यू कंडीशन में नहीं आई है। सो हाँ। वो करने के लिए आपने पैकेजिंग पे कैसे ध्यान दिया? पैकेजिंग पे मैंने मशीन रखी, फिर गत्ते वगैरह मैंने ऑर्डर पे बनवाए। पहले किडनी में भेजता था, फिर मैंने गत्ते वगैरह कार्टून बनवाए, फिर ओके। मैं उसमें पैक करके सेंड। तो अभी भी सेम प्रोसेस है कि आप कुछ चेंजेस किए हैं? अभी मैं धीरे धीरे उसमें सोच रहा हूँ लैमिनेशन हाई मशीन ले आऊँ, मशीन से डायरेक्ट हो, और फिर करेक्ट। गत्ते में वाइट वाला फॉर्म वगैरह लगाऊं। बबल्स तो वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है बबल्स का। तो जैसे बुक्स के बहुत सारे सेलर्स का थोड़ा सा एक क्वेरी रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, बुक्स की अमेज़न पे 2 तरीके से या फिर किसी भी पोर्टल में 2 तरीके से चार्जिंग लग सकता है। या तो एक डायमेंशन से वो चार्जिंग लगाते हैं, वेट हैंडलिंग फी, हाँ या तो वो वेट एक्चुअल वेट के हिसाब से वो लगाते हैं। जो भी हायर होता हाँ है उसी को वो चार्ज करते हैं। हाँ तो हाँ बुक्स में जैसे कभी-कभी होता है कि बुक्स की डायमेंशंस ठीक होती है, छोटी होती है, बट पेजेस हाँ ज़्यादा होने से बुक्स हेवी हो जाता है, 500 से ऊपर या 1 केजी से ऊपर हो जाता हाँ है। हाँ तो उसमें लोग कहते हैं कि मेरी जो डिलीवरी फी है वो ज़्यादा हो जाती है। आपको हाँ क्या ये हाँ। भी प्रॉब्लम लगा है तो टैकल नहीं, कैसे कर रहे हैं? इसके इसकी वजह से तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे पास, क्योंकि मेरे तो मेडिकल की होती, महंगी होती है। कॉस्ट निकल जाता है डिलीवरी का जो है आराम ओके। तो अब जैसे कि मेडिकल लाइन्स में आप हैं, तो डिसीजन आपने चेंज किया कि चलो मेडिकल लाइन पे जाना है। तो से। बुक्स हाँ की सिलेक्शंस कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कि अभी आपकी इन्वेंटरी में हम कहें कि 1000 बुक्स हैं, आपकी इन्वेंटरी हाँ में जो आप सेल कर रहे हो, हाँ एक्टिव इन्वेंटरी। हाँ अब आप 1000 बुक्स पे तो आप रहेंगे नहीं, आप कहीं न कहीं उसको हाँ 1100 करेंगे, 1200, 1500, हाँ। 2000 करेंगे। वो तो है। ये तो एडिशन जो करते हैं सर, ये कैसे हाँ करते हैं? मतलब कैसे सिलेक्शन ऑफ बुक्स कैसे लाते हैं? सर कैटलॉग मंगवाता हूँ कंपनी से मैं, ओके। एक्सेल वगैरह मंगाता हूँ, स्टॉक लिस्ट मंगाता हूँ, फिर उनमें चेक करता हूँ मैं, फिर अपलोड लिस्टिंग वगैरह चालू। कुछ R&D भी करते हैं इस बुक्स को ऑनलाइन पे देखने के लिए ये अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर इसकी अगर है अवेलेबल तो लोग इस पे क्या ऑर्डर करते हैं, ऐसा कुछ है आप जो करते हो? सर ऐसा होता है, कई बुकें मार्केट में हमारे को 2000 की पड़ रही है, तो ऑनलाइन बेच ही रहे हैं बंदे 1500 की, 1800 की। अब वो चीज समझ में नहीं आता वो कैसे करते हैं। अब वो इसलिए करते होंगे, हो सकता है सर वो फर्स्ट कॉपी बेचते होंगे, बिकॉज़ ऐसा भी आजकल आ जाता है कि ओरिजिनल बुक ले लिया, उसकी फर्स्ट कॉपी बनाना शुरू कर दी। जब तक अमेज़न को या कस्टमर को ना पता चले कि ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तब तक वो चीज़ ऐसा करते हैं। तो इसी को अगर अमेज़न देख लिया, तो आप डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे, दे दिया आप डॉक्यूमेंट्स करेक्ट, तो रहने देगा आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, अगर नहीं है, हाँ तो फिर डेफिनिटली नहीं रहने देगा। हाँ तो ये प्रॉब्लम तो बहुत सही बोले। सिर्फ बुक्स की कैटेगरी में से बहुत सारे कैटेगरी है जहाँ पे सेलर्स बोलते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली इस प्राइस पे लेते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर से प्राइस लेते हैं उससे कम प्राइस में वो बिकता है। ऐसे कैसे हो हाँ सकता है? तो जनरली ऐसा यही हो सकता है कि जब कोई सेलर जिनको बिज़नेस करने में शायद आइडिया ना हो, या फिर हाँ वो हाँ किसी गलत मोड से बिज़नेस कर रहे हों, तभी वो प्राइस कम हो सकता है। हाँ। वरना अगर सभी लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कोई किसी को इतना सस्ता दे दे कि वो ओरिजिनल से कम बिके? नहीं सर, मार्केट में 50% से ऑफ कोई भी ज्यादा देता ही नहीं डिस्काउंट। देता नहीं। और बिल्कुल। ये 70% ऑफ में ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो हम कैसे कंपटीशन करें उस चीज में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे कि आप ये सेल कर रहे हैं महँगी-महँगी बुक्स, मेडिकल लाइन्स में है, हाँ, इंजीनियरिंग की भी बुक्स आप सेल करते हो? सारे इंजीनियरिंग की भी है। बिकॉज़ मतलब इंजीनियरिंग के मिक्स स्टूडेंट्स हो तो बहुत जाता है। ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए मैं सवाल हाँ। पूछा। अगर मेडिकल नहीं, 10,000 है तो इंजीनियरिंग 1 लाख है। वो तो है, इंजीनियरिंग की भी है सर, मगर उतने नहीं है, कम है। अभी इसमें सोच रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो मैं अभी आपसे बात किया इन्वेंटरी के बारे में, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं उसके बारे में। अब आते हैं हाँ सबसे एक और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली चीज़ें होती हैं, वो है रिटर्न्स। सो हाँ। आपका एक्सपीरियंस रिटर्न्स पे कैसा है? क्या बुक लोग गलत बुक डाल के भेज देते हैं रिटर्न्स पे, या बुक ही चेंज कर देते हैं, बुक के पेजेस फाड़ देते हैं, डैमेज आ जाता है, या फिर बुक की जगह कुछ और ही आ जाता है? आपका रिटर्न का एक्सपीरियंस कैसा है? सर एक्चुअली अमेज़न के साथ तो बहुत अच्छा है मेरे साथ, मगर फ्लिपकार्ट बहुत, कोई रिटर्न का वो ही नहीं है उनका। अच्छा। मतलब रिटर्न पैनल में दिखा देगा आपके डिलीवर हो गया है, मगर हमारे पास आता ही नहीं। और अमेज़न में ऐसा होता है कि पिकअप बॉय भी काफ़ी फाड़ देते हैं पैकेट, और पैकेजिंग वगैरह हम तो मस्त ही करते हैं, मगर फिर भी उनके पास ऐसे जाता है कि मतलब एकदम फाड़ रखी हो किताब। तो वो डिलीवरी बॉय की गलती की वजह से होता है, जो पैक पैक के पैकेट, मतलब कोई वैल्यू नहीं देते पैकेट। बिकॉज़ बस इस लॉजिस्टिक्स में वजह से। आपको भी पता है कि अगर सेम सिटी में भी आप बुक्स बेचोगे, तो कम से कम वो 5 जगह या 5 हाथों में पहुँचेगा कस्टमर में।
आपसे पिकअप होगा, फिर वो एजेंसी में डालेगा, एजेंसी पिकअप होगा, ट्रक में जाएगा, ट्रक से पिकअप होगा, यहाँ जाएगा। हैंडलिंग तो नहीं होती बिकॉज इतने डेली इतने सारे प्रोडक्ट्स लोग करते हैं, तो वो तो फेंकने का ही काम रहता है उनका। तो नहीं इसमें वेट लिए तो जैसे लाइक 15 किलो की बुक है तो उसे आराम से ही फेंक सकते हैं ना, वो एकदम पटक के फेंकते हैं। हम चाहे कितनी भी 15 किलो में पैकेजिंग कर लें तो वो फटेगी ही फटेगी। अगर कोई चाहे कितना भी लिख दे हैंडल विद केयर फ्रेजाइल, वो उसको ध्यान नहीं देते हैं। बोले अगर हर एक प्रोडक्ट हम ऐसे उठा के देंगे तो मेरा दिन का काम ही खत्म हो गया। वो तो है। तो जब आप एसपीएफ क्लेम करते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो क्या उसका रिइंबर्समेंट मिलता है कि उसमें भी आपको इश्यूज आते हैं? सर फ्लिपकार्ट तो सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं कि इसमें क्लेम भी जल्दी से पास नहीं होते। फ्लिपकार्ट का इजीली मेरे को डैमेज क्लेम भी मिल जाता है, रॉन्ग आइटम का भी मिल जाता है। और फ्लिपकार्ट में 2-3 क्लेम तो शुरुआत में पास कर देंगे जब न्यू अकाउंट रहेगा, फिर उसके बाद वो कोई सभी क्लेम पास ही नहीं करेंगे, डिनाई डिनाई डिनाई। अभी आप मीशो पे भी स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। जैसे कि एक चीज है, आप सेलर बन गए हैं, आप और अच्छा कर रहे हो, आप अलग पोर्टल्स पे भी जा रहे हो, खुद का वेबसाइट पे सेल करने का आपका क्या थॉट है, विचार है, कुछ सोचे हैं उसके बारे में फ्यूचर के लिए, या फिर अभी है कोई वेबसाइट आपका? अभी तो वेबसाइट वगैरह मैंने करा नहीं है, बनाऊंगा मैं भी, सोच रहा था वैसे इस बार में। क्योंकि वेबसाइट पे डेफिनेटली आप बुक्स ऑनलाइन से थोड़ा सस्ता ही बेचेंगे। हाँ वो तो है, क्योंकि कमीशन नहीं देना पड़ेगा मेरे को। करेक्ट, करेक्ट। सिर्फ लॉजिस्टिक्स लगेगा तो लॉजिस्टिक्स नॉर्मली लग सकता है। तो वेबसाइट के बारे में आप सोच रहे हैं, है ना? जब लॉकडाउन, आपने बोला लॉकडाउन के एंड में आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचा, तो उससे पहले आप बस एक बायर थे, कोविड या कोविड से पहले? आपको क्या लगता है कि कोविड आने की वजह से ऑनलाइन फील्ड में या लोगों की जागरूकता ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा हो गया है, कि कोविड की वजह से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस उस समय तक का ही ज्यादा डिमांड था? एक्चुअली क्या था, जो बड़े बड़े सेलर थे वो सब तो मतलब जो नॉर्मली सेलर थे ना, छोटे मोटे, जिनका मतलब पायरेटेड वगैरह, उन्होंने खूब कमाया उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे अमेजोन प्लेटफॉर्म ऑन था, एक्टिव था, कोविड में भी बंद नहीं हुआ था उनका। बिल्कुल। तो मेरा एक ये भी रीजन था कि कोविड में भी ये काम चल रहा है, मतलब आगे कब तक कोविड आएगा नहीं आएगा, तो करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली। आखिरी सवाल, ज्यादा समय आपसे मैं नहीं लूंगा। आप कैसे देखते हो ऑनलाइन बिजनेस को एज एन अपॉर्चुनिटी एंड करियर फ्यूचर के लिए? कैसे देखते हैं? क्या बुक्स के सेलर, बुक्स के ही कैटेगरी में आप रहोगे, या फिर आप सोचते भी हो कि और भी कैटेगरी हम एक्सपैंड करेंगे, और आप जीएसटी भी लेने वाले हो? सर बुक्स की कैटेगरी से तो मैं हटने वाला हूँ, क्योंकि इसमें इतना वो हो गया है, सख्ती हो गई है कि मतलब मैं कोई सी भी किताब ऑथराइज लेटर भी दे दूं, चाहे बिल दे दूं, मगर उसमें भी जो फ्रॉड है उनके चक्कर में हम भी आ जाते हैं। और वो कंपटीशन इतना करते हैं, मतलब बिल्कुल भी बचने का कोई वो ही नहीं होता। और जीएसटी वाली लाइन में ऐसा होगा कि अपना ब्रांड होगा मेरा, कोई कॉपी करने वाला नहीं होगा, व्हाइट लेबल सेलर बन जाएंगे। वाइट लेवल पे। तो करियर और अपॉर्चुनिटी वाइज कैसे देखते हैं फ्यूचर में इसको? जीएसटी लाइन तो बेस्ट है अमेजोन के लिए, मगर बुक्स लाइन बेस्ट है, क्योंकि कोई लाइफ नहीं है बुक्स लाइन में, मेरे को दिखता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और अपना वैल्यूएबल इनपुट दिया। सो डेफिनेटली आगे भी मैं आपसे बात करता रहूंगा, जहां पे अगली बार सेल्स की बात करेंगे और भी जर्नी के बारे में बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही, पर फिर भी आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।